वेद और आस्था दोनों प्यारे प्यारे बच्चे एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगी। उन्हें इस तरह से बातें करते देख वन्या भी स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मुस्कुराते हुए उनकी नजर इच्छित से टकरा जाती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। यह देख कर वन्या दूसरी तरफ देखने लगती है। अब आगे वेदांशा के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी झलक रही थी। यह छेद यह नोटिस कर रहा था कि उसके आगे आने पर भी वह जितना खुश नहीं हुआ था, आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। इसकी वजह वन्या ही थी। वेदांशा ने बहुत इंजॉय किया। फिर तीनों स्कूल से घर की तरफ जाने लगे। कार में बैठने के बाद यच्छित वेदांशा की तरफ देखते हुए बोला, तू आज मेरा क्यूट भाई को मजा आया? वेदांशा अपनी प्यारी आवाज से बोला, यह डैडी मुझे बहुत बहुत सारा मजा आया। यह कहते हुए अपने हाथों से भी बता रहा था कि उसे कितना मजा आया। उसकी यह क्यूट हरकतें देख कर वन्या स्माइल करने लगी। वह वेदांशा को अपने सीने से सताते हुए बोली, मेरा बच्चा, तुम सबसे क्यूट हो। मेरी बेबी वेदांशा वन्या की तरफ झुककर उससे गालों को चूम लेती है। फिर वन्या अपनी दूसरी गाल को भी सामने कर दोनों देती है, तो वेदांशा उन पर भी अपने प्यारे प्यारे ओठों से किस कर देता है। अच्छे दोनों को देखते हुए स्माइल करने लगता है और कार स्टार्ट कर देता है। वेदांशा को आज स्कूल में बहुत मजा आया था। वह बहुत थक भी चुका था, इसलिए वो जल्दी ही वन्या के गोद में ही सो गया। थोड़ी देर बाद वन्या भी उसे अपने सीने से लिपटाकर सो गई। यच्छित ने दोनों माँ बेटे को इत्मीनान से सोते हुए देखा। यह देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गए और उसने साइड में कार रोककर दोनों अपने फोन से दोनों की पिक्चर ली। फिर कार स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर तक सब ठीक ही रहा। तभी अक्षित को कुछ घटना का वह बड़ी देर से गौर कर रहा था कि एक कार उसकी कार का पीछा कर रही है। उसने तुरंत आस्तिक को अलर्ट कर दिया। आस्तिक ने अपने बॉस को ऑर्डर फॉलो करते हुए तुरंत बॉडी गार्डन से दूर 4 कारें यच्छित के पास भिजवा दी। यच्छित का सब बिल्कुल सही था। थोड़ी देर में उसकी कार का बड़ी जोरे से सुनाई दे रही थी, जिससे वन्या की नींद खुल गई। वह फायरिंग देखकर तो डर के मारे कांप ही गई। उसने अपनी रियल लाइफ में पहली बार फायरिंग देख रही थी, पर यच्छित के लिए तो ये सब नॉर्मल ही था।
पर आज वह थोड़ा टेंशन में भी था, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चा भी सभी उसके साथ थे। वन्य को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वेदांशा तो डर के मारे रोने लगी। वन्या ने उसे जैसे तैसे संभाल और अपने सीने से छिपाकर खुद भी अपने आप को संभालने लगी। तभी अक्षित ने बॉडीगार्ड्स से भरे 4 कार वहां आ गए और इस सिचुएशन को हैंडल करने लगे। थोड़े ही देर में उनके सामने वाले आदमियों की कारों को बुरी तरह से डैमेज कर दिया और उन्हें मौत के घाट भी उतार दिए। यह क्षेत्र की कार भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। इससे पहले से अक्षित का चेहरा बुरी तरह डार्क हो गया। यह देर कर यह लग रहा था कि यह अटैक जिस किसी ने भी करवाया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। वह कार से बाहर आया। वन्य अभी भी बहुत डरी हुई थी। वह वेदांशा को अभी भी अपने सीने में छिपाए हुए एक माँ की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी। यक्षित ने उसकी तरह का डोर ओपन किया और दोनों को संभालते हुए कार से बाहर उतार दिया। वेदांशा अभी शाम को चुका था, पर वन्या अभी भी सहमी हुई थी। यह देखकर यक्षित वेदांशा को उसकी गोद से ले लेता है और एक हाथ से वेदांशा को गोद में लिए हुए और दूसरे हाथ से वन्य की बाहों को साइड में पकड़कर दूसरी तरफ ले जाता है। 5 मिनट के अंदर एक दूसरी कार वहां आ जाती है। यह छेद वेदांशा और वन्या को लेकर बैक सीट में बैठ जाता है। इस वक्त वेदांशा वन्या की गोद में लिपटा हुआ होता है। यह छेद वन्या को अपनी एक हाथों से साइड में पकड़ा हुआ होता है। यह छेद की कार सिंघानिया मेंशन की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद युवावन नोटिस करता है कि वन्या बहुत डरी हुई थी। वह यक्षित और वन्या के पास जाता है। यक्षित ऐसे हुए वेदांशा को वन्या के गोद में लेकर एक केयर टेकर सोव्या जी को उसके कमरे में सुलाने के लिए दे देता है। वन्या यक्षित की तरफ देखकर बोली, भाई आपने भाभी के साथ क्या कर दिया? उसने वो इतना डरी सामी सी हाँ यक्षित उसकी तरह घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि मैं हर वक्त वन्या को डराता रहता हूँ? युवावन को तो इस वक्त वन्या की फिक्र हो रही थी, क्योंकि जाते वक्त तीनों कितने खुशी खुशी गए थे। युवावन वन्या की तरफ देखते हुए यक्षित से बोला, भाई तो फिर भाभी को क्या हो गया? दोनों की बातें सुन चैतन्य जी भी उसके पास आ गई। यक्षित सबको उसके साथ हुए अटैक के बारे में बता देता है।
युवावन हैरान से बोला, क्या आप दोनों ठीक तो हो? और किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने खुले आम मेरे यचित भाई पर अटैक करने की कोशिश की? यचित अपनी सर्द आवाज में बोला, वो जो कोई भी होगा मैं उसका पता तो लगा ही लूंगा। वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। वन्या पर अभी भी उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एकदम सामी हुई शांत खड़ी थी। उसे इस तरह देख युवावन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चैतन्य दादी जी ने यचित को वन्या को रूम में ले जाने के लिए कहा। यचित ने हाँ में सिर हिलाया और वन्या को लेकर वह सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में ले आया। रूम में आकर वन्या बेड पर बैठ गई। वह अभी भी खोई हुई थी। यचित वॉशरूम की तरफ गया, फिर अपने क्लोसेट रूम की तरफ चेंज करने चला गया। वन्या ने अभी अपने कपड़े चेंज करके लिए और वापस अपने बेड पर बैठकर उस अटैक के बारे में सोचने लगी। वन्या को इस तरह से सोचता हुआ देख यचित समझ गया कि वह बहुत इस वक्त क्या सोच रही है। वह वन्या के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। वन्या को तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा था कि यचित उसके बगल में बैठा हुआ है। अब यचित ने अपना एक हाथ वन्या के कंधे पर रखा तो वह अपने ख्यालों दुनिया में से बाहर आकर यचित के सीने से लिपट जाती है। उसका दिल अभी जोर से धड़क रहा था, जिससे पता यचित को चल ही गया था कि उसने वन्या को आहिस्ते से अपनी बाहों में भर लिया। वह यचित के सीने से लगे हुए ही बोली, यचित मुझे बहुत डर लग रहा है। यचित यह सुनकर उसे अपनी बाहों में और जोर से कसते हुए बोला, डोंट वरी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो और मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। वन्या ने भी यचित पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वन्या डरते हुए बोली, वो लोग कौन थे? यचित, आई डोंट, पर वो जो भी थे मैं उनके बारे में जल्दी पता लगा लूंगा और उन्हें उनके लिए की सजा जरूर मिलेगी। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। बहुत देर बाद ही जब वन्या यचित की बाहों में यूं ही लिपटी रही तो यचित ने उनके सिर को सहलाते हुए कहा, वन्या, पर उसकी कोई जवाब नहीं दिया तो यचित ने उसके कंधे को सहलाते आहिस्ते से अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से अलग किया और बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो डिनर कर लो। वन्या अभी भी यचित से अलग होना नहीं चाहती थी। उसने आज तक अपनी लाइफ में बहुत जुल्म सहा था, बहुत कुछ देखा भी था। करीब और उसके दोस्तों ने उसके साथ
गलत करने की भी कोशिश की, पर यक्षित ने टाइम पर आकर वन्य को बचा लिया था बहुत। पर ये इंसिडेंट जो आज उनके साथ हुआ, यह वन्य के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, जो शायद अब तक का सबसे डरावना एक्सपीरियंस भी था। वन्य की हालत देखते हुए यक्षित ने रूम में ही डिनर ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट के अंदर एक मेड डिनर की ट्रॉली लेकर अंदर आ गई। यक्षित ने दोनों के लिए डिनर सर्व किया। वन्य अपनी कांपती हुई ओठों से एक एक लिवाने से खाना खाती लगी। यह देखकर यक्षित ने उसे रोकते हुए अपने हाथों से खिलाने लगा। वन्य को किसी और के हाथों से खाना खाते हुए एक अरसा हो गया था। लास्ट बार उसने अपनी माँ के हाथों से ही खाना खाया था। आज यक्षित इस तरह से खाना खिलाने और अपनी इतनी केयर करते देख वन्य को अपनी माँ की याद आ गई और वह इमोशन भी हो गई कि उसने जैसे ही अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए, एक बूंद आंसू यक्षित के हाथों में गिरे, जिससे वह वन्य के चेहरे की तरफ देखने लगा। इस वक्त वन्य की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वन्य ने यक्षित को देखा और उसके आंसू फिर से उसकी आंखों से टपक पड़े। यक्षित ने अपने दूसरे हाथ से उसके आंसुओं को पोंछने लगा। वन्य ने कंट्रोल नहीं हुआ और वो फिर से रो पड़ी। वह यक्षित की तरफ झुककर रोने लगी। यक्षित ने उसे संभाला और समझा गया कि अपनी इतनी केयर करते देख उसे अपनी माँ की याद आ गई। यक्षित को आज वन्य के डैड मिस्टर अग्रवाल पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने वन्य को संभाल कर उसे खाना खिला दिया, फिर खुद भी खाया। खाने के बाद वन्य बेड पर एक तरफ झुककर सिकुड़ कर सो गई। यक्षित तेजस को कॉल करने लगा। फोन पर तेजस, हेलो बॉस। यक्षित ऑर्डरिंग टोन में, पता करो कि आज कौन अटैक के पीछे किसका हाथ था। तेजस, ओके बॉस। यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बालकनी की रेलिंग में थोड़ा देर तक अपने हाथ टिकाकर यूं खड़ा रहा। वह सोचने में कोशिश कर रहा था कि आज के अटैक के पीछे की वजह रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यू स्टोरी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के अटैक के पीछे किसका हाथ था जानने के लिए बने रहिए हमारे इस कहानी में। तो फ्रेंड्स, ये कहानी जरा से भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।